हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11 के लिए, क्योंकि यह जो चैप्टर होता है हर एक जगह क्लास 11 हो या 12 हो, ऑर्गेनिक के अंदर या इनऑर्गेनिक के अंदर इनका यूज होते रहता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर यूज होता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यूज होता है। इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो क्लास 12 और क्लास 11 में माने जाते हैं, इन सब में भी हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका यूज होते रहता है। आइए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एटम्स का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटम्स का कंस्ट्रक्शन क्या है, मींस इसका कंपोजिशन क्या है, यह किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग को वो पता चल जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक मास नाम का मास नंबर एक टर्म होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो इसका मेजर टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का ही यूज जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यूज होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर यूज होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं उनका यूज होता है। तो आप इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिए, इसको सीरियसली समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यह जो चैप्टर होने वाला है मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट आपको सिखलाएगा, जो आपका बेसिक मजबूत करा देगा। आप इसको ऐसा भी नहीं समझें कि आप तो सर बेसिक बोल रहे तो इसका क्या यूज होगा। गाइस, बेसिक का ही केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि बच्चे आगे तो चले जाते हैं लेकिन क्लास 11 का टॉपिक को छोड़ देते हैं। यही प्रॉब्लम होता है कि आगे चल करके उनको केमिस्ट्री समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप कहीं भी पढ़िए, सबसे पहले बेसिक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। बेसिक अगर एक बार आपका बन जाता है तो केमिस्ट्री में आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके गाइस, अगर अब तक आप लोग हमारा चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके गाइस, लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एटम्स का डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन हम लोग देखेंगे डाल्टन के अकॉर्डिंगली, जो क्लास 9th हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एटम्स होने वाला है वो क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। एटम्स जो है हमारे पास, एटम एज ए स्मॉलेस्ट indivisible particles of matter। एनी सब्सटेंस जो हमारे पास होते हैं वह बनते कैसे हैं, तो उनके सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे वो मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एटम्स। वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसका अब डिविजिबल होना संभव नहीं है गाइस, मतलब उसको और छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो गाइस यहां पर हेडिंग लगाइए फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग को अगर बोला जाए कि इसका फंडामेंटल पार्टिकल, हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड में बताएंगे प्रोटॉन होता है, थर्ड में बताएंगे न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है क्या?
अगर हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, तो हम लोग कहेंगे आउटसाइड न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया होता है वहां पर गाइस हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग बाहर वाले एरिया को, न्यूक्लियस के बाहर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं सेल कहते हैं गाइस। तो यह जो होता है इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। गाइस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, जहां हम लोग कहते हैं सेल होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम्स के अंदर कहां पर होता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है गाइस, न्यूक्लियस के अंदर। तो इनसाइड द न्यूक्लियस कहते हैं इसको, इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एटम्स के न्यूक्लियस में होगा और न्यूट्रॉन्स साथ में रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। आइए हम लोग इस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है एटम्स का न्यूक्लियस है। तो इसमें कौन कौन रहने वाला है, तो इसमें रहने वाला है हमारा प्रोटॉन और इसमें रहने वाला है न्यूट्रॉन। ये दो ही पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो प्रोटॉन कहलाते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसके बाहर जो जगह है हमारे पास, जो बाहर का एरिया है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, जैसे के सेल कहते होंगे आप लोग, एल सेल कहते होंगे, कैपिटल एम सेल कहते हैं, कैपिटल एन सेल कहते हैं, उसी को हम लोग सेल कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वहीं पर आपको पाया जाएगा। गाइस न्यूक्लियस के बाहर इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्लियर है? इसमें ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर कोई सेल नहीं कहना पसंद करते हैं तो इसको ऑर्बिट भी कहते हैं गाइस। सेल कह लीजिए या ऑर्बिट कह लीजिए, दोनों बात सेम है। ओके, तो यहां पर क्या रहता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। सेल के अंदर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस में क्या रहेगा गाइस, एक बार बताइए, चलिए रिपीट करिए। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहने वाला है, प्रोटॉन रहेगा और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूक्लियस के बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया है। अगर हर एक पार्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका कुछ न कुछ मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है और न्यूट्रॉन का मास क्या है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे चार्ज क्या होता है। आइए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किए हैं उनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है, जे थॉमसन। जे थॉमसन। इसको डिस्कवर किया गया है 1897 में। जे थॉमसन जी हैं, वो 1897 में इसको डिस्कवर करते हैं। इनका मास नंबर जो होता है वह होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg गाइज। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। क्लियर है? इनका चार्ज क्या है, क्या चार्ज भी होता है गाइज, ये चार्ज होते हैं और ये तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी कहलाते हैं। आइए गाइज यहां पर लिखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव में होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो माइनस में हम लिखते हैं,
-1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। क्या कहते हैं? 10 का पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? चार्ज का ये यूनिट होता है। जैसे मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वैसे चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलाम। ओके गाइज, इसके आगे हम लोग अब देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, हम लोग अब देखेंगे अबाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया गया है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, जो 1919 में किया गया है। तो जो इसको जो किया है रदरफोर्ड किया हुआ है, रदरफोर्ड कब किया है? 1919 में। ओके गाइज, यहां पर जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10 का पावर -27 kg गाइज। क्लियर हो गया? इसके आगे हम लोग इसका देखेंगे चार्ज। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का देखिए कितना है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। तो प्रोटॉन का चार्ज उसका जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव कर दीजिए, वैल्यू वही रहेगा। मैग्नीट्यूड बेटा इसका और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, बट साइन इनका डिफरेंट होने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट न्यूट्रॉन। आइए गाइज, यहां पर हेडिंग लगाइए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किए हुए हैं वो डिस्कवर्ड किए हैं जेम्स चैडविक। जब टाइम था उनका 1932 का बच्चों। तो यहां पर जो किया गया है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1932। इनका मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है गाइस, प्रोटॉन से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मास नंबर लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6750 इंटू 10 का पावर 1.6750। यहां से इसको बेटा हम इरेज कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं 1.6750 इंटू 10 का पावर -27 kg। बेटा इसका ऑर्डर 10 का पावर -27 है, इसका भी ऑर्डर प्रोटॉन के लिए -27 kg है। लेकिन यहां पर देखो 1.672 है, 672 और यहां पर 675 है, तो ये ज्यादा हो गया। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं होता है। यह न तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन में जाएगा, न तो निगेटिव के साथ अट्रैक्शन में जाएगा, न तो रिपल्सन भी महसूस करेगा। तो गाइज यहां पर लिखेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 0, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है गाइज। तो यहां तक क्लियर हो गया। आइए गाइज, अब हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। हम लोग जब तक सिंबल ऑफ एलिमेंट नहीं समझेंगे उसके आगे आने वाला एक टॉपिक है मास नंबर, वो हमको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग कवर करेंगे मास नहीं बेटा, अब हम लोग कवर करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहां पर हेडिंग लगाइए सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट से हम लोग सीखेंगे एक जनरलाइजेशन सिंबल। जनरलाइजेशन सिंबल क्या है कि उसके जगह पर आप हाइड्रोजन को भी रख सकते हैं, लिथियम को भी रख सकते हैं, सोडियम को भी रख सकते हैं, किसी को भी रख करके आप उसको समझ सकते हैं। आइए हमारे पास
जो जनरलाइज सिंबल है वह है एक्स। एक्स एक एलिमेंट का सिंबल होगा, किसी का भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। क्लियर है गाइस? तो ये हमारे पास सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। गाइस इसमें हम लोग रिप्रेजेंट जो करेंगे वो यहां लोअर में लिखेंगे। लोअर में गाइस लिखा रहेगा जेड। इस जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्सों की संख्या जो होती है, एटम्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही संख्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। गाइस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितना है उसको केवल कहते हैं क्या चीज? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखें, न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं बोली जा रही, न्यूट्रॉन्स को हटा देना है तो क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। वह प्रोटॉन्स की संख्या को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे मास नंबर। तो यहां पर हम लोग का मास नंबर का जो सिंबल होता है कैपिटल ए कहलाता है। कैपिटल ए क्या है? तो यह मास नंबर है। क्या है? मास नंबर। ये मास नंबर क्या है गाइस? तो मास नंबर जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्सों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्सों की संख्या। न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन होते हैं और टोटल न्यूट्रॉन होते हैं उनके संख्या को केवल सम करके आप बता दीजिए मास नंबर। आइए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मास नंबर। आपको अब यहां पर सिंबल ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है गाइस? लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मास नंबर। मास नंबर का जो हमारा सिंबल होगा वह होगा कैपिटल ए। कैपिटल ए इसका सिंबल है। अभी हम आपको बता रहे थे कि मास नंबर क्या है। तो मास नंबर जो हमारा है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्सों की संख्या प्लस, बताइए आप लोग बताइए, तो प्रोटॉन्सों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्सों की संख्या होती है। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ओके गाइस, लीजिए हमारे पास क्या होता है कि यहां पर कैपिटल ए जो है हमारे पास, यह सिंबल दिया हुआ है मास नंबर का, लिखेंगे जेड प्लस एन। जेड क्या है? अभी आपको बताए थे यहां पर कि जेड जो होता है वह एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है तो याद करिए क्या होता है। वीडियो में रिवर्स करके एक बार और सुनिए क्या लिखा हुआ था, क्या बोल रहे थे कि एटॉमिक नंबर के बारे में बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो गाइज यहां पर आप इसको लिख लीजिए एक बार और यहां पर बताइए कि क्या क्या है। ए जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। ए को हम लोग कहते हैं मास नंबर। एन को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप चलिए बताइए तो कि न्यूट्रॉन्स कहां पर होता है। आप न्यूट्रॉन्स कहां पर होता है एक बार बताइए, कमेंट करके बताइए आप कि न्यूट्रॉन्स कहां पर है हमारा एटम्स के अंदर। ओके गाइस, आइए हम लोग देखते हैं जेड क्या है। तो जेड जो होता है वह एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया, इसका मतलब पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं गाइस। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एक और बात हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि प्रोटॉन्सों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या एटम के अंदर इक्वल होते हैं गाइस। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होते हैं, बस इनका डिफरेंस जो है वो एटम्स के अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, बस इतना ही सा डिफरेंस है गाइस। यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइस। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होता है? न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटॉन्स कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ओके गाइस, आइए ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। वो प्रॉब्लम कैसा आएगा, हम लोग प्रॉब्लम से बच्चों उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डैश देकर के लिखेंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एल्युमिनियम, जिसका गाइस जेड का वैल्यू दिया रहेगा 13 और ए का वैल्यू दिया रहेगा 27। एक और हमारे पास एग्जांपल लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा एफी होगा और इनका जेड का जो वैल्यू है वो है 26 और ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 56। इस टाइप से अब हमको यहां पर मांगा गया कि एल्युमिनियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एल्युमिनियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो गाइस हम आपको बता रहे थे कि मास नंबर क्या होता है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यह जो ए है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या के सम है। तो अगर हमको ए पता रहेगा, कैपिटल ए पता है और जेड पता है, कैपिटल ए पता है, जेड पता है, तो जेड को यदि लेफ्ट साइड ले लाएंगे तो राइट साइड में क्या बचेगा? एन बचेगा, जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है। सॉल्व कर लेते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन्सों की संख्या। तो हमारे पास संख्या आ जाएगा ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड को यदि हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस जेड इक्वल टू एन। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों को निकल जाएगा एन का संख्या। तो यहां पर ए लगाइए, ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ए, एन बराबर ए माइनस जेड। ए का वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? तो ए का वैल्यू है 27 माइनस जेड का वैल्यू है 13। क्लियर हो गया? इसके आगे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 जो है वो न्यूट्रॉन्सों की संख्या है एल्युमिनियम के अंदर। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो होती है 14। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आयरन के केस में न्यूट्रॉन्स कितना होगा। तो यहां पर हमारे पास बी होगा, एन तो हमको निकालना ही है और ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 26। ए का वैल्यू जो है वो 56 है माइनस 26। जेड का जो वैल्यू होता है वो 26 होता है। इसको माइनस करेंगे गाइस तो आपका आ जाएगा 30। ओके, ए हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके गाइस।